हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी में। अनलॉक वर्ल्ड अफेयर सीरीज में, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम घटित हुए हैं उनके बारे में एक आपको सारगर्भित रूप से कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि भारत की राजनीति पे, भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के सामाजिक ताने बाने पे और भारत की कूटनीति पर किस तरह का प्रभाव दुनिया के वैश्विक घटनाक्रमों का पड़ता है। दिसंबर 2022 के 3 एपिसोड की सीरीज में पहले एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे बहुत से देशों की, जहां पर किस तरह के वैश्विक घटनाक्रम घटित हुए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सेशन 10 है आज हमारा। पहली न्यूज है चाइना से रिलेटेड। चाइना में अभी कंप्लीटली जो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है, जो कि कोविड के बाद से चल रही थी, जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन रखा गया था, लोगों को क्वारंटीन रखा गया था। इसको लेके काफी प्रोटेस्ट हुए चाइना में, कई देशों में, कई राज्यों में प्रोटेस्ट हुए। और उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद चाइना ने इन कोविड लॉकडाउन को ईज किया। इन प्रोटेस्ट को लेके चाइना का कहना था कि ये प्रोटेस्ट शुरू में तो रियल थे, लेकिन बाद में फॉरेन फोर्सेस के द्वारा इसको फ्यूम किया गया। लेकिन फाइनली चाइना ने लॉकडाउन को ईज किया। और ये लॉकडाउन को ईज करने के बाद, लेकिन अभी भी कंटिन्यूसली केस चाइना में आ रहे हैं। और चाइना में वेस्टर्न वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और चाइना की जो खुद की वैक्सीन है उसकी इफिकेसी को लेकर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। चाइना ने अभी जो चाइना की ऐप थी, इटिनरी ऐप, इटिनरी कोड ऐप, इसको भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ये 3 साल से ऑपरेशनल थी ये ऐप, और इसमें लोगों के मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाता था। पेंडेमिक के दौरान मास सर्वेलेंस किया जाता था, उनके मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता हर तरीके से। ये जीरो कोविड स्ट्रेटजी का हिस्सा थी चाइना के। इसको भी अभी डीएक्टिवेट कर दिया है इस प्रोटेस्ट के बाद में। साथ ही चाइना में कंटिन्यूसली चाइना के द्वारा एक्सपेंड किया जा रहा है हॉस्पिटल्स को, आईसीयू बनाए जा रहे हैं कोविड सर्ज, क्योंकि चाइना में जैसे ही लॉकडाउन को हटाया गया उसके बाद से कोविड सर्ज में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। उसको लेकर चाइना में एडिशनल आईसीयू हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, नए स्टाफ को भर्ती किया जा रहा है, मेडिसिन सप्लाई पे जोर दिया जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए। अगर चाइनीज इंटरनेट की बात करें तो चाइनीज इंटरनेट पे फ्यूनरल होम्स की सर्च बढ़ गई है कि फ्यूनरल होम्स कहाँ मिलेंगे इस तरह से, क्योंकि कोविड केस बढ़ने के बाद चाइना में डेथ भी काफी हो रही है। पर चाइना के साथ समस्या ये है कि चाइना की तरफ से कोई भी डाटा शेयर नहीं किया जाता। इस वजह से पूरी एक क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ पाती। डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी कहा गया है कि चाइना को उन्होंने कॉल किया कि चाइना डाटा को शेयर करे कोविड ओरिजिन को लेके। डब्ल्यूएचओ ने चाइना को डिमांड किया था कि वो जो स्टडी करवाए और डाटा को शेयर करे, कि ताकि कोविड 19 का जो ओरिजिन था उसको पता लग सके कहाँ से हुआ था। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि दो थ्योरी है मेनली। एक थ्योरी है कि ये सार्स कोव 2 वायरस जो था, सार्स कोव 2 वायरस, ये जनरली नेचुरल जूनोटिक स्पिलओवर बोलते हैं इसको, नेचुरल जूनोटिक स्पिलओवर, जिसका मानना है कि ये जंप करता है एनिमल से ह्यूमंस में नेचुरली। लेकिन एक दूसरी थ्योरी है जिसका मानना है कि ये वायरस इन्फेक्टेड करता है ह्यूमंस को। ये एक कॉन्सिक्वेंसेस था जिसमें रिसर्च रिलेटेड था, जिसमें कहा जाता है कि वुहान में एक लैब से ये वायरस रिलीज हुआ था फाइनली। तो ये ओरिजिन को लेकर दो थ्योरी चलती हैं। डब्ल्यूएचओ ने एक टीम भी भेजी थी चाइना में इसके ओरिजिन को स्टडी करने के लिए, लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वो डिसअपॉइंट हुए स्लो रिलीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेशन का रिलीज स्लो कर रहे थे चाइनीज के द्वारा। साथ ही 2021 में ये जो सेकंड थ्योरी है, ये रिसर्च रिलेटेड ओरिजिन हो सकता है, इसको रिजेक्ट कर दिया था चाइना ने इसके सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। इस पे तो चाइना ने फिर भी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत शेयर की थी, लेकिन इस फर्स्ट थ्योरी पे, नेचुरल जूनोटिक स्पिलओवर, लेकिन इस थ्योरी पे चाइना ने किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन रिलीज नहीं की, साथ ही रिजेक्ट कर दिया इस पूरी थ्योरी को। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना हॉस्पिटल का जो डाटा है, चाइना हॉस्पिटल का, वो भी एब्सेंट है डब्ल्यूएचओ के लेटेस्ट कोविड रिपोर्ट्स थे, तो ये काफी कंसर्न पैदा कर रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लगभग 1 से 2 मिलियन, 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक डेथ एक्सपेक्ट की जा सकती है चाइना में, जब से उन्होंने कोविड का उसको हटाया है। और चाइना में जो अंडर वैक्सीनेटेड पीपल हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी गई है, ये काफी, इनकी नेचुरल इम्यूनिटी काफी कम है, और ये कोविड सर्ज का कारण बन सकते हैं। कुछ जगह से इस तरह के भी बयान सामने आ रहे हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जो चाइना में डेली पीसीआर टेस्ट है उसको काफी कम कर दिया गया है, जब से कोविड टेस्ट, ये कोविड केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। डेली पीसीआर जो टेस्ट होते थे इसको भी चाइना ने कम कर दिया है, और इनको जो एसिम्टोमेटिक केस है उनको तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहा चाइना। चाइना में जो कोविड का डेथ डाटा है उसको भी शेयर नहीं किया जा रहा। साथ ही चाइना ने अपनी एक पॉलिसी को भी चेंज कर दिया है कोविड को लेके। उस पॉलिसी में कहा गया है कि केवल जो निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से कोई डेथ हो रही है उसको कोविड डेथ में काउंट किया जाएगा, और कोई
प्री एग्जिस्टिंग इलनेस की वजह से कोई डेथ हो रही है कोविड रिलेटेड, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस की वजह से, उसको कोविड डेथ में काउंट ही नहीं किया जाएगा। चाइना के पास इनफ वैक्सीनेशन भी नहीं है। अभी एक न्यूज निकल के जो सामने आ रही है, वो चाइनीज जो हेल्थ बॉडी है, जिसका नाम है हेल्थ कमीशन ऑफ चाइना, नेशनल हेल्थ कमीशन, एनएचसी, उनकी एक इंटरनल मीटिंग की जो डाटा है वो लीक हुआ, रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें कहा गया है कि लगभग 248 मिलियन 248 मिलियन कॉन्टेक्ट कोविड इन्फेक्शन हुआ है इनको दिसंबर के, अर्ली दिसंबर में, दिसंबर बिगिनिंग में जब से ये लॉकडाउन हटा है। और ये लगभग 18% ऑफ पॉपुलेशन है चाइना की, लगभग 18%। और इसी नेशनल हेल्थ कमीशन में कहा गया है कि अगर इस तरह से कंटिन्यूसली बढ़ता रहा तो 2 से 3 मिलियन तक डेथ्स हो सकती हैं चाइना में कोविड के कारण। साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि 60% ऑफ चाइना में गेट इन्फेक्टेड इन 3 मंथ्स, कि 3 महीने के अंदर 60% ऑफ चाइनीज पीपल इन्फेक्ट हो सकते हैं कोविड 19 से। और इसके बाद नेशनल जो हेल्थ कमीशन है चाइना का, उसने जो डेली का कोविड काउंट होता है उसको पब्लिश करना भी बंद कर दिया है। उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि क्यों उन्होंने बंद किया है, क्या कारण है इसका, कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया है। और साथ ही कोई कोविड डेथ उन्होंने रिपोर्ट नहीं की है 4 कंसेक्यूटिव डे से, जब से उन्होंने डाटा रिलीज किया उसके 4 दिन पहले से किसी भी तरह की कोविड डेथ उन्होंने रिलीज करना, रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। यूके की एक हेल्थ डाटा फर्म है जिसका नाम है एयरफिनिटी। इसका डाटा फर्म का कहना है कि चाइना में लगभग 5,000 डेथ हो रही है पर डे, जब से उन्होंने ये हटाया है। और लगभग मिलियन के आसपास, 1 मिलियन के आसपास इन्फेक्शन हो रहे हैं पर डे, कोविड इन्फेक्शन पर डे। लेकिन चाइना की तरफ से ये पूरा डाटा रिलीज नहीं किया गया है, चाइना की तरफ से पूरा डाटा छुपाया जा रहा है, तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। साथ ही चाइना की एक और न्यूज है कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये अभी रियाद पहुंचते हैं। और रियाद जाके 9 दिसंबर को ये रियाद गए थे, जहां पर पहला चाइना अरब समिट, सीनो अरब समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अरब लीग के लगभग 21 कंट्रीज और चाइना, इनका ये समिट हुआ था। और ये समिट जो कहा गया है जिसमें कि ये एनर्जी टाइज पे मेनली फोकस था, कि सारा समिट एनर्जी टाइज पे बात की गई थी। अगर हम अरब वर्ल्ड की बात करें तो अरब वर्ल्ड जनरली यूएस की तरफ टिल्टेड दिखता है, लेकिन यूएस की तरफ से अब ये टिल्टेशन रशिया और चाइना की तरफ मुड़ रही है। उसका कारण है कि अरब वर्ल्ड को, जिसमें सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, कतर हो, इनको पहले यूएसए से वेपन्स मिलते थे, ऑयल डिमांड भी थी। लेकिन यूएसए से इनके साथ दिक्कत थी कि यूएसए की तरफ से, वेस्टर्न कंट्री की तरफ से इनको ह्यूमन राइट्स को लेकर प्रेशर रहता था हमेशा। लेकिन चाइना को जब इक्वेलेशन देखते हैं तो चाइना में डिमांड भी काफी ज्यादा है ऑयल को लेके, साथ ही वेपन सप्लाई भी चाइना कर सकता है। और चाइना की तरफ से ऐसी कोई दिक्कत इनको ह्यूमन राइट्स को लेकर नहीं है किसी भी तरह की। चाइना ह्यूमन राइट्स खुद वायलेशन करता है, तो ऐसे में इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए कोई दिक्कत चाइना से नहीं हो सकती। इस तरह से ये टिल्ट भी दिखता है अरब वर्ल्ड में चाइना की तरफ। और ये अभी हाल ही में जो बाइडन और जो सऊदी अरब के किंग हैं, प्रिंस हैं सलमान, इनकी ओपेक की जो कटिंग को लेके बात चल रही थी, उसमें भी दिखा ओपेक प्लस में। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है जापान से रिलेटेड। जापान के जो पीएम है किशिदा, इनका बयान आया कि पैसिफिक जापान अनवील से हिस्टोरिक $320 बिलियन मिलिट्री बिल्डअप अमिट रोजिंग ग्लोबल रीजनल टेंशंस। जापान ने एक पेपर निकाला जिसमें कहा गया है कि चाइना उनका ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज है एवर, कि चाइना सबसे ज्यादा उनको चैलेंजर है। और साथ ही उन्होंने एक प्लान अनाउंस किया कि वो एक काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज डेवलप करेंगे, क्योंकि उन्हें चाइना से, रशिया से और नॉर्थ कोरिया से खतरा है। इसको लेके ये जापान की पॉलिसी में काफी बड़ा चेंज है, क्योंकि उनकी पोस्ट वार जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसमें जापान ने इस तरह का प्रोविजन रखा था कि वो मिलिट्री प्रोविजन पे नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो इस तरह की रीजनल डिप्लोमेसी बन रही है, रीजनल कंडीशंस बन रही हैं, उसको लेके जापान ने अपने स्टैंड को चेंज किया है। और उन्होंने अनाउंस किया है कि रिकॉर्ड डिफेंस स्पेंडिंग करेंगे अगले 5 साल के अंदर। 2% ऑफ जीडीपी के आसपास ये स्पेंडिंग करने की बात की गई है, जो कि लगभग $320 बिलियन के आसपास बैठेगा। और ये कहा गया है कि 2027 तक हमको 2% ऑफ जीडीपी मिलिट्री स्पेंडिंग करनी है, जो कि $320 बिलियन के आसपास बैठेगा। और इसके बाद जापान थर्ड बिगेस्ट स्पेंडर हो जाएगा डिफेंस पे, यूएस और चाइना के बाद। यूएस और चाइना के बाद थर्ड बिगेस्ट हो जाएगा जापान, जब जापान $320 बिलियन मिलिट्री स्पेंड करेगा। जापान का जो कहना है कि जापान का जो वेस्टर्न आइलैंड है, जो कि है योंगुनी, जो कि 110 किलोमीटर ही दूर है ताइवान से। और ऐसे में अगर ताइवान पे कोई खतरा आता है तो ताइवान और जापान की इमरजेंसी को इनसेपरेबल नहीं कहा जा सकता, ये दोनों अलग अलग नहीं है।
ताइवान को अगर खतरा है तो जापान को भी उतना ही खतरा है। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा 30+ मिसाइल लॉन्च किए गए, जो कि जापान सी में और स्पेसिफिक में कुछ मिसाइल जापान के ऊपर से भी लॉन्च किए गए। साथ ही चाइना के द्वारा भी कंटिन्यूसली मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, मिसाइल्स डाली जाती है जापानीज वाटर्स में। तो जापान का प्लान है कि $37 बिलियन तो हम डिप्लॉय करेंगे फॉरेन डेवलपमेंट मिसाइल्स में, $37 बिलियन। और ये कब तक करेंगे? 2026 तक। साथ ही उन्होंने लॉकहीड मार्टिन टॉमहॉक के साथ भी बात की है, जिसमें वो जॉइंट एयर टू सी स्टैंड ऑफ मिसाइल बनाएंगे। इसको लेके जापान की जो पब्लिक है, एक सर्वे किया गया जिसमें जापान सिटीजन्स का कहना है कि वो अपोज करते हैं गवर्नमेंट के प्लान को। जिसमें माना गया है सर्वे में कि लगभग 60% जो जापानीज हैं वो इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि जो ये $320 बिलियन की बात की जा रही है, ये फंड कहाँ से आएगा? ये फंड आएगा कॉस्ट कटिंग से। कॉस्ट कटिंग की जाएगी बहुत सारी चीजों में, साथ ही टैक्स बढ़ाया जाएगा। तो जापानीज जो 60% जापानीज हैं वो इसके अगेंस्ट है, इस फंडिंग पैटर्न के अगेंस्ट है। जापान की अगर हम लोकेशन देखें तो ये जापान के आपको होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु आइलैंड दिख जाएंगे। सी ऑफ जापान, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। इस पर्टिकुलर जापान के अनाउंसमेंट के बाद चाइना की तरफ से जो सो कॉल्ड प्रेडिक्टेबल था कि चाइना की तरफ से क्या है, किस तरह का बयान आएगा, चाइना ने वॉरशिप्स को भेजा पैसिफिक ओशियन में जापान के सिक्योरिटी मूव के बाद। और ये जापानी एयरलाइन लास्ट मंथ भी चाइना और रशिया ने जापान सी के ऊपर, ईस्ट चाइना सी में जो रशिया और चाइनीज बॉम्बर थे, उन्होंने इसके ऊपर उड़ान भरी थी, जापानी सी के ऊपर, ईस्ट जापान सी के ऊपर। साथ ही जापान ने भी अनाउंस किया कि जापान, यूके और इटली, ये तीनों देश मिलके एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करेंगे, जो कि डिप्लॉयड होगा 2035 तक, और ये रिप्लेस करेगा जापान के F-2 फ्लीट को और यूके के यूरो फाइटर को। और ये अनाउंस किया गया है कि 2035 तक इसको डिप्लॉय किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है ताइवान से रिलेटेड। ताइवान के द्वारा कहा गया, ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, कि ताइवान की अगर आप लोकेशन देखें तो ये ताइवान की लोकेशन है पैसिफिक ओशियन में, ईस्ट चाइना सी के नीचे। ये मेनलैंड चाइना है। चाइना के द्वारा 39 वॉर प्लेन्स को और 3 शिप्स को ताइवान की तरफ भेजा गया 24 आवर्स के अंदर। और ये डिस्प्ले है चाइना का। चाइना इस तरह की हरकत करता रहता है जिसमें मिलिट्री डिस्प्ले दिखाया जाता है, किसी न किसी तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर चलाई जाती है, ताकि ओपोनेंट को दबाया जा सके, सप्रेस किया जा सके, डराया जा सके, सिटीजन्स में डर पैदा किया जा सके। तो इसको लेके, और हाल ही में एक और चीज डेवलपमेंट निकल के सामने आया, वो था यूएसए के द्वारा। यूएसए ने एक डिफेंस बिल को साइन किया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साइन किया $858 बिलियन का डिफेंस बिल, जिसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात की जा रही थी कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन दिया जाए, बढ़ाया जाएगा ताइवान के लिए। और ये ताइवान ने इसको वेलकम किया है, लेकिन चाइना की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया है यूएसए को, कि यूएसए हाइप कर रहा है चाइना थ्रेट को, और ये पैसिफिक ओशियन में सिक्योरिटी कॉन्ड्रम को बढ़ा रहा है। इस डिफेंस बिल में ऑथराइज किया गया है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा, और इस कोऑपरेशन को टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक के रूप में भी इमर्ज किया जाएगा। साथ ही चाइना की तरफ से फिर उसके बाद जो रेस्पॉन्स करना चाहिए था, जो चाइना ने किया, चाइना रेस्पॉन्ड किया कि यूएस डिफेंस बिल को लेकर उन्होंने 71 वॉर प्लेन्स और 7 शिप्स को ताइवान की तरफ भेजा 24 घंटे के अंदर इस डिस्प्ले में। तो ये चाइना का फ्यूम है। नैन्सी पेलोसी की जब विजिट हुई थी अगस्त में, उसके बाद से ताइवान को लेकर यूएसए और चाइना के रिश्ते ज़्यादा कोई खास चल नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद जब नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई थी तब भी चाइना ने एक आक्रामक रुख अपनाया था। और इसको लेके चाइना का एक सिंपल सा बयान है कि वन चाइना पॉलिसी में किसी तरह की चाइना छेड़छाड़ नहीं देख सकता किसी भी तरीके से। ताइवान की अगर हम लोकेशन देखें तो ये ताइवान की राजधानी है ताइपे, जो कि नॉर्दर्न ताइवान पे है। और ये ताइवान स्ट्रेट है, जो कि ताइवान स्ट्रेट को माना जाता है एक मीडियन लाइन है जिसको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चाइना कंटिन्यूसली अपने शिप्स को, वॉरप्लेन्स को यहाँ भेजता रहता है, जिसको क्रॉस करता रहता है। नेक्स्ट न्यूज है नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। जापान ने जब अपना ये अनाउंस किया $320 बिलियन का बजट, उसके बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से बयान आया। नॉर्थ कोरिया ने थ्रेटन किया जापान को। उनका कहना है कि ये इस तरह का स्टेप जापान के लिए सही नहीं है। उन्होंने एक्यूज किया है नॉर्थ कोरिया ने यूएसए को, कि यूएसए कंटिन्यूसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है जापान को, साउथ कोरिया को, ताइवान को अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। और ये नॉर्थ कोरिया की डिफेंस को लेकर, नॉर्थ कोरिया की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही जो एंटी जापानीज सेंटिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के अंदर हैं, क्योंकि कोरियन पेनिनसुला पे जापान का अधिकार था 1910 से लेकर 1945 तक। और जो जापानीज लोगों के द्वारा एट्रोसिटीज की गई थी
चाइना पे या कोरियन पेनिनसुला पे, ये चाइना के या फिर नॉर्थ कोरिया के, साउथ कोरिया के, इनमें डीप थिंकिंग में है, ये बहुत डीप सेंटिमेंट्स है जापान के खिलाफ। और अक्टूबर में भी अभी जापान के ऊपर से मिसाइल दागी गई थी नॉर्थ कोरिया के द्वारा। तो नॉर्थ कोरिया का ये स्टेंस जापान के प्लान के बाद आया है। अभी हाल ही में यूएस और साउथ कोरिया की ड्रिल्स चल रही थी, और यूएस साउथ कोरिया के ड्रिल्स के बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए। तो नॉर्थ कोरिया, ये जो पैसिफिक वाला रीजन है, ये कंप्लीटली अभी काफी समय से न्यूज में है, और ये आने वाले अगले साल तक न्यूज में रहने वाला है, क्योंकि कारण है ताइवान, साउथ कोरिया और जापान। एट द अपोजिट रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, सबके अपने इंटरेस्ट हैं। नेक्स्ट न्यूज है पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान से रिलेटेड जो न्यूज है, पाकिस्तान का ये वाला आप रीजन देख सकते हैं, वेस्टर्न पाकिस्तान वाला, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान वाला, जिसमें ये अफगानिस्तान से बाउंड्री लगती है। ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है जो कि पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है। और ये पंजाब, पाकिस्तान पंजाब वाला रीजन है। ये खैबर पख्तूनवा वाला रीजन है मेनली, ये ग्रीन वाला खैबर पख्तूनवा, और ये ब्लू वाला था फाटा रीजन, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा। ये 2018 तक फाटा वाला रीजन था, तो 2018 में पाकिस्तान के द्वारा इसको खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया, इन दोनों, इस रीजन को भी। और ये खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है, और कजाई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, और कजाई। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल डिपॉजिट है, कोल माइंस हैं, और इन्हीं में से एक कोल माइन में भी एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें 9-10 लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट जो न्यूज थी पाकिस्तान की, वो थी ईस्टर्न पाकिस्तान को लेके। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो देश का विभाजन हुआ, और पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के रूप में सामने आया। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के द्वारा, वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा एट्रोसिटीज की गई, जो अत्याचार किए गए, उसको लेके बांग्लादेशी लोगों ने विरोध किया, और 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक नया देश सामने आया, जिसमें भारत की एक बड़ी भूमिका थी, कि भारत ने सपोर्ट किया था बांग्लादेशी लोगों को। इसको लेके जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इनका एक बयान आता है। इनका कहना है कि ईस्ट पाकिस्तान का जो ब्लंडर हुआ था, इसको इन्होंने मिलिट्री फेल्योर कहा है, कि एक हमारा ये पाकिस्तान मिलिट्री का एक फेल्योर था, जिसमें 90,000 सोल्जर्स को कैप्चर किया गया इंडिया के द्वारा। लेकिन अभी कुछ दिन ही पहले, जब ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ये रिटायर होने वाले थे, तो इनका रिटायरमेंट जो स्पीच था, इसमें इन्होंने ब्लेम किया था पॉलिटिशियंस को 1971 के बार के लिए। इनका कहना था कि 1971 की वॉर हम पॉलिटिशियन की वजह से हारे थे। तो पाकिस्तान में ये दोनों चलता रहता है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हैं। उनका मानना है कि पॉलिटिशियन बेवकूफ है, आर्मी का मानना पॉलिटिशियन बेवकूफ है, पॉलिटिशियंस का मानना आर्मी बेवकूफ है। किसी तीसरे पर्सन से पूछो तो पता लगेगा दोनों ही बेवकूफ है। साथ ही कमर जावेद बाजवा का एक बयान आता है इसमें। उनका कहना था कि 93,000 सोल्जर नहीं थे, 34,000 ही सोल्जर थे, बाकी के तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जिनको आर्मी, इंडियन आर्मी कहती है कि 93,000 सोल्जर्स को कैप्चर किया था। ये गलत है। लेकिन इंडियन आर्मी का कहना है कि हमारे पास 93,000 सोल्जर्स के नाम है, पता है, सब कुछ कंप्लीट है, जिनको हमने बिठा के खाना खिलाया है कुछ सालों तक। साथ ही एक और जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान की, वो डेवलपमेंट है अफगानिस्तान को लेके। अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है, तब से पाकिस्तान के साथ रिश्ते उनके ज़्यादा सही चल नहीं रहे, क्योंकि बॉर्डर जो है 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है ये, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 2600 किलोमीटर। अब इस बॉर्डर पे दोनों तरफ के दिक्कत होती है। अभी पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग, वो अफगानिस्तान के द्वारा, अफगानिस्तान तालिबान फोर्सेज ने फायरिंग की इस एरिया में, चमन बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया, ये वाला जो चमन बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया, इस एरिया में फायरिंग की, और जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। साथ ही उसके अलावा कुछ और जगह पे भी इस बॉर्डर पे कई जगह क्लेश हुए अफगानिस्तान आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान आर्मी दोनों के बीच में। ये चमन बॉर्डर क्रॉसिंग वाला एरिया है, इसको फ्रेंडशिप गेट कहा जाता था किसी समय पे, फ्रेंडशिप गेट। और ये जोड़ता है बलूचिस्तान वाले रीजन को इधर कंधार से, अफगानिस्तान के कंधार से बलूचिस्तान को, चमन क्रॉसिंग एरिया। और ये मेन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, दोनों के बीच में ट्रेड के लिए। लेकिन इसी पर्टिकुलर रीजन में ये अभी घटना हुई, और उसके बाद से इसको पिछले महीने ही इसको बंद कर दिया गया था, नवंबर में। जब पिछले महीने भी इस तरह की घटना हुई थी, कंटिन्यूसली ऐसी कई घटना हो चुकी हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, जब से तालिबान का वहां पे कब्जा हुआ है उसके बाद से। और ये
अपने आप में पाकिस्तान के लिए देखने वाली बात है कि पाकिस्तान जो तालिबान को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक था, तालिबान जब कैप्चर कर रहा था अफ़गानिस्तान को दोबारा से, तो उसको लेके काफ़ी उत्सुक था, काफ़ी हेल्प दे रहा था। लेकिन अब समझ में आ रहा है उनको शायद कि ये गलत था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है टीटीपी को लेके, पाकिस्तान में जो चल रहा है, तहरीक-ए-तालिबान पार्टी। इसके द्वारा कंटिन्यूअसली पहले इन्होंने आर्मी के साथ एक साइन ऑफ किया था कि वो किसी भी तरह का अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इसको इन्होंने होल्ड को खत्म कर दिया है और उसके बाद से कंटिन्यूअसली अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के इस खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में, जिसमें पेशावर हो, चाहे बन्नू हो, चाहे ये सऊदी वाला रीजन हो। कंटिन्यूअसली सुसाइड बॉम्ब अटैक हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन पे अटैक हो रहे हैं। और इसके बाद सिटी अलर्ट्स पे जा रही हैं। और इन अटैक्स के बाद कंटिन्यूअसली, इसलिए ये पाकिस्तान को समझने वाली बात है कि अगर वो, जैसा कि जो भी डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था यूएन में, कि अगर वो सांप पालेंगे, जो कि हिलेरी हिलेरी क्लिंटन का बयान था एक्चुअली, जिसको उन्होंने कोट किया था, कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो जरूरी नहीं है वो अपने पड़ोसियों को ही अटैक करे, किसी ना किसी दिन आप पे भी अटैक करेगा। और वो सही साबित हो रहा है पाकिस्तान के लिए। साथ ही अभी एक सुसाइड अटैक भी हुआ इस्लामाबाद में भी। और इस्लामाबाद में अटैक होने के बाद पूरी सिटी को हाई अलर्ट पे डाला गया। उसके बाद यूएस एम्बेसी और कई वेस्टर्न कंट्रीज के एम्बेसी ने अपने सिटीजन्स को वार्न किया कि वो उस पर्टिकुलर होटल में जाएं। यूएस एम्बेसी ने तो एक मेरियट होटल का नाम तक भी लेके कहा कि इस होटल में पर्टिकुलर अमेरिकन जाते हैं, लेकिन अगर वो जरूरत नहीं हो, नॉन एसेंशियल अगर ट्रेवल नहीं हो, सॉरी एसेंशियल नहीं हो, तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये अटैक का खतरा है। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान से रिलेटेड। अफगानिस्तान से रिलेटेड जो न्यूज है वो है काबुल की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और काबुल में अभी एक होटल में अटैक हुआ, जिसमें आईएसआईएस ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। और ये अटैक हुआ था चाइनीज डेलीगेशंस को लेकर, क्योंकि इस होटल में मेनली चाइनीज बिजनेसमैन, चाइनीज डेलीगेशन, चाइनीज जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स और बिजनेसमैन, ये ज्यादा रुकते थे। और इस होटल पे अटैक हुआ तो ये मेनली चाइनीज को टारगेट करके अटैक किया गया था। और चाइना की तरफ से बयान आता है कि चाइना की तरफ से कहा गया है कि हम हर तरह के टेररिज्म को कंडेम करते हैं। तो जब खुद पे बात आती है तो चाइना कंडेम करता है, लेकिन जब यूएन की 1267 कमेटी में डेजिग्नेट करने की बात आती है टेररिस्ट को, तो वहां पोलिटिसाइज करने लग जाता है। तो जब खुद पे बात आती है तभी समझ में आती है कि हाँ, ये अटैक है। जिस तरह से यूएस करता था, जब हम कहते थे पहले कि हाँ नहीं, कंटिन्यूसली पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म स्पॉन्सर किया जाता है, तब यूएस नहीं मानता था। लेकिन जब 9/11 हुआ, तब यूएस को समझ में आ गया कि हाँ नहीं, टेररिज्म होता है। एक और जो न्यूज़ है अफ़गानिस्तान की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी दुखद भी न्यूज़ है, कि तालिबान के द्वारा जो अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि फीमेल स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया दिया गया है यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट और पब्लिक दोनों यूनिवर्सिटी से फीमेल्स को बैन कर दिया गया है। तालिबान के द्वारा, जब तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान में आ रहा था, तो तालिबान के द्वारा ये प्रॉमिस किया गया था कि वो मॉडरेट और सॉफ्टर रूल रखेंगे रेस्पेक्टिंग राइट्स फॉर वुमेन, कि वुमेन्स के लिए और माइनॉरिटीज के लिए उनका थोड़ा सा स्टैंड पहले के मुकाबले सॉफ्ट होगा। लेकिन अब कंटिन्यूसली जब वो शासन में है तो दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी उन्होंने हाल ही में मिडिल और जो हाई स्कूल होते हैं उसमें भी लड़कियों को बैन कर दिया। साथ ही उन्होंने कई सारे एम्प्लॉयमेंट से भी वुमेन्स को बैन कर दिया। हेड टू टो, सिर से लेके पूरे नीचे पैर तक, उनको पब्लिक प्लेसेस में कवर करने के लिए बोला गया है। पब्लिक बाथ्स में जिम्स का वो यूज नहीं कर सकती। इस तरह के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वुमेन्स पे लगाए गए हैं। साथ ही अभी इस बैन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी कई वुमेन ने भाग लिया, उनको तालिबान के द्वारा अरेस्ट किया गया, उनको मारा भी गया। और बैन का रीजन जो दिया गया है तालिबान के द्वारा, वो दिया गया है कि जो गर्ल्स हैं, ये जो ड्रेस कोड बनाया गया है इनके लिए, हेड टू टो वाला, उसको ये मानती नहीं है, कई जगह फॉलो नहीं किया जाता। एक रीजन ये दिया गया। दूसरा रीजन जो दिया गया है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है तालिबान के, उनका कहना है कि गर्ल्स पढ़ती हैं इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट, जो कि इस्लाम के हिसाब से या तालिबान कल्चर के हिसाब से, जो सॉरी अफगानिस्तान के कल्चर के हिसाब से सही नहीं है। ये उनका बयान है। सॉरी, हाल ही में तालिबान के द्वारा बैन किया गया वुमेन्स को, कहाँ पर, कि जो डोमेस्टिक फॉरेन एनजीओज हैं, उनमें जो वर्क कर रही है वुमेन, उनको भी बैन कर दिया गया। इन एनजीओज को बोला गया कि ये तुरंत प्रभाव से इनको हटाएं, नहीं तो इन एनजीओज का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वुमेन्स को लेकर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन और उनके ऊपर काफी ज्यादा सप्रेशन किया जा रहा है तालिबान के द्वारा।
वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि हम इन यूनिवर्सिटी को दोबारा खोलेंगे वुमेन्स के लिए, लेकिन हम पहले ये रिजोल्व करना चाहते हैं इश्यू को। जब वो हाई स्कूल बंद किए गए थे लड़कियों के लिए, उसके बाद भी यही बयान दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई सारी कंट्रीज ने, जिसमें G7 कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके वगैरह, सऊदी, इवन सऊदी, टर्की वगैरह ने भी, जो कि मुस्लिम कंट्रीज है, उन्होंने भी बैकलैश किया है तालिबान के अगेंस्ट। उनका कहना है कि ये किस तरह का प्रचार आप करना चाह रहे हो। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है ईरान से रिलेटेड। ईरान से रिलेटेड जो न्यूज है, ईरान की अगर आप लोकेशन देखें तो मिडिल ईस्ट में ये ईरान है। ईरान की बाउंड्री लगती है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अजरबैजान से, आर्मेनिया से, टर्की से, सीरिया से, इधर इराक से, इधर कुवैत से, और इधर आप देख सकते हो कतर है, यूएई है, ये पर्शियन गल्फ है। ईरान के ऊपर बाउंड्री लगती है कैस्पियन सी से, और इधर पर्शियन गल्फ से। ईरान में 16 सितंबर को महसा अमीनी की डेथ हुई। मोरल्टी पुलिस के द्वारा उनको मारा पीटा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनकी डेथ हुई, और उसके बाद से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे ईरान में, और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। और ईरान की तरफ से, ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से सिग्नल दिया गया कि वो मोरल्टी पुलिस को, जिसकी वजह से महसा अमीनी की डेथ हुई थी, इसको सस्पेंड करने वाले हैं मोरल्टी पुलिस को, और वो रिव्यू करेंगे जो मैंडेटरी हिजाब रूल है ईरान का, उसको रिव्यू भी करने वाले हैं। लेकिन साथ ही में ईरान के द्वारा प्रोटेस्टर पे, जो प्रोटेस्टर थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन पे किसी तरह का रहम नहीं किया गया। 475 या 500 के आसपास प्रोटेस्टर अब तक मारे जा चुके हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में। लगभग 18 से 20 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इसमें से अभी 12 से 15 लोगों को डेथ पेनल्टी भी अनाउंस की गई है, और उनमें से जो एक दो प्रिजनर थे उनको एग्जीक्यूट भी किया गया है अभी दिसंबर 7 के आसपास, जिसको लेके काफी वेस्टर्न कंट्रीज ने और कई लोगों ने चिंता जाहिर की और कंडेम भी किया इसको। लेकिन ईरान ने इसमें स्टैंड में किसी तरह का सॉफ्टनेस नहीं रखी, और उन्होंने बकायदा एग्जीक्यूट किया उन प्रिजनर्स को। ये हैं तरानहा अली दोस्ती। एक मूवी आई थी 2016 में, द सेल्समैन, ईरानियन मूवी थी, जो कि बेस्ट फॉरेन फिल्म अकेडमी अवार्ड विनर जीता था, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था बेस्ट फॉरेन फिल्म के रूप में। इन्हीं इस फिल्म की एक्ट्रेस थी तराना अली दोस्ती। इनको भी अभी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पीछे कारण था स्प्रेडिंग फॉल्सहुड। इनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि ये झूठ फैला रही है एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए। तराना अल दोस्ती काफी ज्यादा वोक वुमेन है, और ये मी टू मूवमेंट जब हुआ था, तो ईरानियन जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसमें मी टू मूवमेंट को भी इन्होंने लीड किया था, और इनको अभी हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया इस पर्टिकुलर कारण से ईरान में। नेक्स्ट जो न्यूज है वो यूएसए से रिलेटेड है। यूएसए के द्वारा, यूएसए की अगर आप लोकेशन देखें, इधर एक तरफ पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन। यूएसए के द्वारा एक न्यू स्टील्थ बॉम्बर को लॉन्च किया गया, रिवील किया गया, B-21 राइडर न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर। ये विदाउट क्रू बॉम्बर है, जिसमें क्रू की कोई जरूरत नहीं होगी, साथ ही न्यूक्लियर कैपेबल है, और ये $700 मिलियन के आसपास इसकी प्राइस बताई जा रही है एक प्लेन की, और यूएस एयरफोर्स ने 100 प्लेन्स परचेज करने की बात की गई है। और ये इस ऐसे समय पर अनवील किया गया है जब जियो पॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा हाइटन हो रखी हैं। उसका कारण है कि अभी रशिया और चाइना के द्वारा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो थे, इनके द्वारा भी पेट्रोलिंग की गई, ज्वाइंट पेट्रोलिंग की गई। कहाँ पर? वेस्टर्न पैसिफिक में, वो जो ताइवान और ये वाला रीजन है, जापान वाला, इधर वेस्टर्न पैसिफिक में 30 नवंबर के आसपास ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग की गई, और 30 नवंबर के बाद 2 या 3 दिसंबर को इसको अनवील किया गया यूएसए के द्वारा। तो ये दिखाने की चीज है मेनली कि हमारे पास ये हथियार है, और इस तरह, और ये पहला अमेरिकन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है 30 सालों के बाद। कोई नया एयरक्राफ्ट बॉम्बर अमेरिका बना रहा है, वो ये है। पहले, उससे पहले था B-2 बॉम्बर। और रशिया और चाइना भी कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं अपने बॉम्बर्स को, जिसमें रशिया का टुपोलोव पागडी है, चाइना का है जियान S-20। तो आर्म रेस तो कंटिन्यू चली रही है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है यूएसए से ही, यूएसए की ट्विटर फाइल्स को लेकर। ट्विटर को खरीदने के बाद, एलन मस्क के द्वारा ट्विटर खरीदा गया, उसके बाद से ट्विटर में काफी ज्यादा बदलाव किए गए, और सबसे पहले काम था कि ट्विटर के द्वारा ट्विटर फाइल्स नाम से जो ट्विटर की सीक्रेसी की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी उसको रिलीज किया जाना। इसमें ये रिलीज किया गया कि कैसे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, गवर्नमेंट के प्रेशर्स में या किसी और कारण से, सोशल मीडिया कंपनी किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन को सप्रेस करती हैं, शेयर नहीं करती, और पूरे एक एजेंडा को ड्रिवन करती हैं।
जिसमें एक हंटर बाइडेन लैपटॉप स्टोरी थी जो कि न्यूयॉर्क पोस्ट की स्टोरी थी, जिसको सप्रेस किया गया ट्विटर के द्वारा, जिसमें मेन जो टॉप लॉयर थी ट्विटर की उस समय, विजया गद्दे, इनको इनका काफी बड़ा रोल था। एलन मस्क के द्वारा इनको, जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल और सीएफओ थे नोएट सीगल, इनको उसी समय इनको फायर किया गया था। साथ ही ट्रंप का जो ट्विटर हैंडल था, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, इनका ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया था। कब? जनवरी 2021 में, क्योंकि 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटोल में जो राइट्स हुए थे उसके 2020 इलेक्शन के बाद, उसके बाद से इन पर ये आरोप लगाया गया कि ये राइट्स जो हुए हैं यूएस कैपिटल में डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के कारण हुए हैं, और इस वजह से इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन एलोन मस्क के द्वारा दोबारा से रीइंस्टेट किया गया ट्विटर अकाउंट को। और एलोन मस्क का कहना है कि ये शेडो बैनिंग है मैटर का, कि जनरली सोशल मीडिया कंपनीज बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करती हैं, और इसमें ट्विटर का बहुत बड़ा रोल है इलेक्शंस को लेके, कोविड को लेके। ट्विटर फाइल्स पार्ट 5 रिवील्स डोनाल्ड ट्रंप वाज बैंड डिस्पाइट नॉट वायलेटिंग एनी पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट, ये अपने आप में एक केस स्टडी है जो कि यूपीएससी के मेंस में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, कि किस तरह से सोशल मीडिया कंपनीज का यूज किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन को सप्रेस करने में, एजेंडा को ड्रिवन करने में, और अपने फायदे के लिए। साथ ही एक और न्यूज जो निकल के आ रही है यूएसए की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है लेकिन हमें ध्यान देखना जरूरी है। ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यूज है कि उनको कन्विक्ट किया गया है, ट्रंप की कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, एग्जीक्यूटिव टैक्स डोज के लिए, कि टैक्स डोज किया उन्होंने। ये ट्रंप को खुद को ट्रायल पे नहीं रखा गया, लेकिन कंपनी, उनके ऑर्गेनाइजेशन को रखा गया है। इस केस का नाम है मैनहट्टन केस, जिसमें कहा गया है कि जो को फॉर्मर फाइनेंस कंपनी के जो फाइनेंस चीफ थे फॉर्मर, उनके द्वारा टैक्स डोज किया गया है। अगर इसमें फाइन भी लगता है तो ज्यादा कोई फाइन नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीज हो रही है 2024 का जो प्रेसिडेंट कैंपेन लॉन्च किया है डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2022 में, उसके बाद से ये चीज निकल के आ रही है। तो ये दिखता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स काम करती है किसी भी देश में। साथ ही यूएस की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है, उसने एक लीगल बैटल को जीता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न की बात थी। टैक्स रिटर्न को लेके डोनाल्ड ट्रंप पिछले 40 साल के इतिहास में पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न को रिलीज नहीं किया। ये कस्टमरी एक तरीके का कस्टम्स है यूएस में, जिसमें जो मेजर पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट होते हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न को रिलीज करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट है 40 साल में, इन्होंने रिलीज नहीं किया, और इसके लिए बकायदा लीगल बैटल लड़नी पड़ी हाउस पैनल को। फिर लीगल बैटल के जीतने के बाद कोर्ट के डायरेक्शंस पे उन्हें ये टैक्स रिटर्न्स मिल पाई। साथ ही जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो पैनल था, जो कि कैपिटल जो जनवरी 2021 में यूएस कैपिटोल में जो राइट हुए थे उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि उनका मानना है, इस पैनल का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे इस पर्टिकुलर राइट के पीछे। और इस कमेटी का कहना है कि अगर कन्विक्ट होते हैं, क्योंकि कमेटी ने अपना ये रिपोर्ट पहुंच दे दी है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को, और जस्टिस डिपार्टमेंट फाइनली फैसला लेगा कि इस चीज पे क्या क्रिमिनल चार्जेस चलने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फाइन भी लग सकता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, प्लस जेल टर्म भी मिल सकता है। अगर ये साबित होते हैं जो आरोप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पैनल ने लगाए हैं, तो जेल भी हो सकती है, जेल टर्म भी हो सकता है 20 साल तक। साथ ही प्रोविजन किया जा सकता है उनको किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को रन करने से पहले। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फेक चार्जेस हैं और मैं कोर्ट में इनके खिलाफ लड़ूंगा, इसके खिलाफ। नेक्स्ट जो न्यूज है यूएसए की, वो है ईगल एक्ट को लेके। ईगल एक्ट क्या है? इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 2022। व्हाइट हाउस ने भी इसको सपोर्ट किया है, मतलब अगर ये पास होता है तो जो बाइडेन इस पे साइन करेंगे। और इसमें किया गया है कि जो यूएसए के द्वारा पर कंट्री का कोटा बनाया गया है, कि पर कंट्री को हम पर्टिकुलर इतने ग्रीन कार्ड देंगे, इतनी सिटीजनशिप देंगे, उसको अबोलिश किया जाना है, इसको खत्म किया जाना है। और ये कंप्लीट मेरिट बेसिस पे होगा, यूएस एम्प्लॉयज हायर करेंगे जिसको भी हायर करना है मेरिट बेसिस पे, जो उनको ठीक लगता है कि हाँ इसकी मेरिट ज्यादा है। अगर ये पास होता है तो ये फाइनली कहीं ना कहीं रूप से इंडियंस के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर जहां बात आएगी मेरिट्स की, क्योंकि अभी एक फिक्स कोटा है, इंडिया के लिए एक फिक्स कोटा है, चाइना के लिए एक फिक्स कोटा है, किसी और अन्य कंट्री के लिए फिक्स कोटा है, तो उसमें उस कोटे के अनुसार ही ग्रीन कार्ड्स मिलते हैं। लेकिन जब बात हो जाएगी मेरिट्स की, तो इंडियंस किसी से पीछे नहीं है, तो इसमें ये इंडियंस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है।
एक और जो न्यूज है यूएसए की वो है सेम सेक्स मैरिज को लेके कि जो बाइडन ने इस लॉ पे साइन किए जो कि सेम सेक्स मैरिज और इंटर रेशियल मैरिज को लीगल करता है। तो और ये बोला जाता है कि वाइटल स्टेप था टूवर्ड इक्वलिटी की बात की गई, जिसमें एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है उनके भी अधिकारों को संरक्षित करने की बात की गई। साथ ही एक और न्यूज थी टिकटॉक को लेके। यूएस की काफी सारे स्टेट्स ने टिकटॉक को बैन किया है और लगभग 20 स्टेट ने 50 में से 20 स्टेट्स को बैन कर चुके हैं, पार्शली ब्लॉक कर चुके हैं टिकटॉक को। उनका कहना है कि ये स्पाईवेयर का काम करता है और कहीं ना कहीं रूप से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को कैप्चर करने का काम करता है। और कुछ कांग्रेस मेंबर्स का कहना है, उन्होंने प्रपोज भी किया है कि इस पर नेशन वाइड बैन लगा देना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है यूएसए की ही वो है आर्कटिक विंटर स्टॉर्म को लेके। आर्कटिक में एक विंटर स्टॉर्म बनता है और वो विंटर स्टॉर्म जेट स्ट्रीम के जरिए, जो कोल्ड एयर का फ्रंट है वो जेट स्ट्रीम के जरिए नीचे की तरफ डाउन होता है और इसके कारण काफी ज्यादा हैवी स्नो, कोल्ड टेम्परेचर काफी ज्यादा और साथ ही स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये इसने पूरे लगभग आधे से ज्यादा यूएसए को और कनाडा को पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है। कहा जाता है ये वंस इन जनरेशन है, कि ऐसा काफी जनरेशन में एक बार होता है। और लगभग 10,000 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं पूरे यूएसए में, अक्रॉस यूएसए। हीट डिमांड काफी बढ़ गई है कोल्ड की वजह से। अब हीट डिमांड ज़्यादा है और हीट डिमांड भी बढ़ गई है, साथ ही स्टॉर्म के द्वारा, इस तूफान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। ऐसे में अभी जो डाटा निकल के सामने आ रहा है कि 1 से 2 मिलियन लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ही सर्वाइव कर रहे हैं, विदाउट बिजली। कई डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं, कई ज़्यादा। कनाडा भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। कई जगह टेम्परेचर -48 -50 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया है, जो कि कंप्लीट विद इन मिनट फ्रोस्ट बाइट कर देता है और डेथ हो सकती है लोगों की। ये जो ग्रेट लेक्स वाला रीजन है, इस जगह से ये बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि जो फ्रंट था कोल्ड एयर का, ये आर्कटिक से नीचे आया जेट स्ट्रीम के द्वारा। और जेट स्ट्रीम के द्वारा नीचे आया और कहा जाता है कि ये बॉम्ब साइक्लोन के रूप में डेवलप हो गया है। बॉम्ब साइक्लोन का मतलब है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दबाव जो होता है, वो बहुत जल्दी क्विकली नीचे होता है जाता है। और ये जनरली फॉर्म करता है, कहाँ बनता है, वाटर बॉडीज के ऊपर, क्योंकि वाटर बॉडीज से इसको जो एक गर्मी है, एक तरह का मॉइस्चर है, वो इसकी पावर बनता है। और इस जगह से, लेकिन अगर आप देखें तो ये रॉकीज माउंटेन वाला रीजन है, इसके इधर वाला रीजन इससे सुरक्षित है। पर ये कंप्लीट जो यूएस वाला रीजन है और ये जो मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, ये इलिनॉइस, इंडियाना, ये वाला रीजन तो काफी ज्यादा अफेक्टेड है। इसलिए अगर आप इसमें भी देखें जो सैटेलाइट इमेज आई है, तो ये रॉकी वाला रीजन इधर वाला, ये फिर भी शांत है, पर ये कंप्लीट रीजन जिसमें ये ग्रेट लेक्स वाला रीजन है, ये तो काफी ज्यादा अफेक्टेड है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की। हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में तवांग रीजन में क्लेश हुए। तवांग अरुणाचल प्रदेश में है और ये ट्राई जंक्शन का पार्ट है, जहाँ पे चाइना, इंडिया और भूटान ट्राई जंक्शन का पार्ट है। और यहाँ पर 9 दिसंबर को क्लेश हुए। इंडिया की तरफ से कहा गया कि 300 से 400 के आसपास जो पीएलए सोल्जर्स थे, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है उसके सोल्जर है, उन्होंने इंट्रूड किया इंडिया के अंदर और इंडियन सोल्जर्स के द्वारा उन्हें भगाया गया, कंटेस्ट किया गया। इंडिया का कहना है कि पीएलए यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशनल पोस्ट बनाना चाहती थी एलएसी पे, क्योंकि जब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो ये उससे पहले का टाइम था कि तुरंत अगर इस समय अगर ऑब्जर्वेशनल पोस्ट पीएलए सेटअप कर लेती है तो 3-4 महीने तक कंटिन्यू कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण इंडिया के लिए फिर बाद में चाइना को धकेलना काफी मुश्किल हो जाता। और भारतीय सोल्जर्स ने बहादुरी का परिचय देके कंप्लीटली कंटेस्ट किया। एक वीडियो भी वायरल थी नेट पे इसको लेकर। ऐसा ही गलवान में हुआ था 2020 में और यही इसी तरह का दोबारा से पीएलए के द्वारा किया गया। जो चाइना का माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसके द्वारा से कहा गया है कि ये एक्चुअली इंडिया की तरफ से उन्होंने इंडियन साइड को ब्लेम किया है कि इंडियन ट्रूप्स ने क्रॉस की थी एलएसी और इलीगली क्रॉस की थी लाइन, और एक तरह से मैसेज दिया था चाइना को। तो चाइना स्टेट मीडिया, जो कि चाइना का माउथ पीस है, वो तो चाइना की ही भाषा बोलता है मेनली। अगर आप ये लोकेशन देखें तो ये वाला ट्राई जंक्शन है, ये वाला रीजन है तवांग वाला रीजन मेनली। ये मैकमाहून लाइन है चाइना और इंडिया के बीच में। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उनका बयान आया पार्लियामेंट में कि चाइना ट्राइड टू चेंज स्टेटस को इन अरुणाचल, कि चाइना एक तरफा रूप से जो यथा स्थिति है उसको बदलना चाह रहा था, इसकी वजह से ये क्लेश हुए। साथ ही कोई भी इंडियन जो सोल्जर है उसको इंजरी नहीं हुई है, मेजरली इंजरी नहीं हुई है ये चाइना ट्रूप के क्लेश में। ऐसा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान आया।
साथ ही यूएस की तरफ से बयान आया कि हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और साथ ही यूएस ने कहा कि ग्लेड कि ये सही अच्छा है कि इंडिया और चाइना दोनों ने डिसएंगेज कर दिया तवांग क्लेश के बाद में। चाइना इंडिया के अगर आप बॉर्डर बॉर्डर बाउंड्री देखें तो मेनली ये वाला रीजन है तवांग वाला रीजन, ये मैकमोहन लाइन है, ये है एलएसी कंप्लीट, यहीं पर है गलवान वाला रीजन और घोघरा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन, जहां पर अभी कुछ दिन पहले दोबारा भी इस तरह के क्लेशेज हुए थे। फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आता है 25 दिसंबर के आसपास। इनका कहना था कि चाइना रेडी टू वर्क विद इंडिया फॉर स्टडी एंड साउंड ग्रोथ, कि चाइना इंडिया के साथ काम करना चाहता है ताकि ग्रोथ हो सके दोनों देशों की, और साथ ही दोनों देश दोनों साइड्स एग्रीड हो गई हैं सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए ग्राउंड पे वेस्टर्न सेक्टर में। अभी 17th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर्स की मीटिंग हुई, कॉप्स कमांडर मीटिंग जो कि हुई थी अभी दिसंबर 20 को, जिसमें दोनों साइड ने अपने आप को डिसंगेज किया और दोनों साइड एग्री हो गई कि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को हम मेंटेन करेंगे। मेनली ये सब कहने की बात है, चाइना का जो प्लान था पीएलए का, कोई सिक्योरिटी कोई स्टडी ग्रोथ तो किसी की बात नहीं की जाती अगर पीएलए अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता, अगर तवांग पे वो किसी ना किसी तरह का जो वो सोच के आए थे वो काम कर लेते हैं। लेकिन ये इंडियन ट्रूप्स की इंडियन सोल्जर्स की काफी ज्यादा प्रशंसा करने वाली चीज है कि वो ऑब्वियस सी बात है इनविंसिबल आर्मी है इंडियन आर्मी। तो उन्होंने चाइना के जो मंसूबे थे उसको पानी फेर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी चाइना की जो लैंग्वेज है वो तो बदलनी थी। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। इंडिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल का इंडियन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स, उनमें से इंडिया अभी मेंबर है ये सिक्योरिटी काउंसिल का, और दिसंबर में इंडिया की मेंबरशिप खत्म होने वाली है, और दिसंबर में इंडिया प्रेसिडेंट भी है सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसको लेके अभी दो इवेंट हुए मेनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, एक था रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म को लेके, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, और दूसरा था काउंटर टेररिज्म। इन दो इवेंट्स को लेकर मीटिंग होनी थी जिसको इंडिया चेयर कर रहा था दिसंबर में। तो इसके लिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये भी यूएस की विजिट पे थे 14-15 दिसंबर को। और वहां पर यूएन के द्वारा एक रिजोल्यूशन लाया गया इस यू सिक्योरिटी काउंसिल में। ये रिजोल्यूशन था कि एग्जाम करेंगे एड फ्रॉम इकोनॉमिक सेक्शन, कि जो ह्यूमनिटेरियन एग्जामेशन दिया जाएगा कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सारे यूएन नेशंस में सैंक्शंस रिजिम्स में भी। इसको लेके इंडिया ने काफी ज्यादा विरोध जताया, इंडिया ने इसको लेके एक्सटेंड भी किया। इंडिया का कहना था कि कुछ जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी समूह हैं, वो इसका एडवांटेज लेंगे, इसका फायदा उठाएंगे। जैसे इंडिया ने इस चीज को लेके एग्जाम्पल भी दिया। इंडिया का कहना था कि जमात उद दवा ये अपने आप को ह्यूमनिटेरियन चैरिटी बोलता है। अब इसको आप अगर इकोनॉमिक सैंक्शन से फ्री करोगे, एग्जाम करोगे, तो ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तैयबा का, एलईटी का। तो ये पैसा अगर आप इसके लिए एग्जाम करोगे तो ये यहाँ जाएगा और ये फाइनली फिर इंडिया के अगेंस्ट काम आएगा। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडिया ने, वो था अल रहमुल ट्रस्ट का, अल रहमुल ट्रस्ट। ये भी अपने आप को ह्यूमनिटेरियन चैरिटी बताता है, लेकिन ये बैक किया जाता है किसके द्वारा? जैश ए मोहम्मद के द्वारा। तो इंडिया का ये अपना इंटरेस्ट था, इसको लेके इंडिया ने एक्सटेंड किया। साथ ही इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट नोट भी रिलीज किया जिसमें इंडिया का कहना था कि ये जो गुड और बैड टेररिस्ट की डेफिनेशन है ना, इस माइंडसेट से बाहर निकलना जरूरी है कि अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से ये गुड टेररिस्ट है, ये बैड टेररिस्ट है, ये सही नहीं है। जो टेररिज्म का थ्रेट है वो ट्रांसनेशनल है, वो कोई सी बाउंड्री को नहीं देखता, वो हर किसी के लिए खतरा है। और किसी भी तरह का टेररिज्म, जो भी ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है, इनको क्रिमिनल ही घोषित किया जाना चाहिए, ये इंडिया का कहना था। साथ ही यूएनएससी के ये मीट डिस्कशन हुआ था, इसमें जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इनकी तरफ से बयान आया। पहले तो इन्होंने कश्मीर इश्यू को उठाया, कश्मीर इश्यू को उठाने के बाद इन्होंने साथ ही ये कहा कि जो कोई इंडिया के मेंबरशिप के लिए बात चल रही है कि न्यू परमानेंट मेंबर्स को ऐड नहीं किया जा सकता न्यूमेरिकली, क्योंकि ये जो कई सारे अन्य देश हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज को खत्म करने वाली बात है, फलाना ढिमकाना है। तो इन इस इश्यू को उठाया। जैसे ही उन्होंने इस इश्यू को उठाया तो हमारे जेम्स बोर्ड डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका सीधा सीधा बयान दिया कि जो लोग अलकायदा को होस्ट करते हैं, ओसामा बिन लादेन जिस देश में मिलता है, जो लोग पड़ोसी देश की पार्लियामेंट पर अटैक करते हैं, वो तो कम से कम उपदेश ना ही दें तो ठीक है टेररिज्म को लेके किसी ना किसी तरीके का। उनके पास किसी भी तरह की कोई नहीं है कि वो हमें सरमनाइज करें। साथ ही जब हिना रब्बानी खार ने, जो कि वहाँ की डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी तरफ से बयान आता है कि नो कंट्री हैड यूज टेररिज्म बेटर देन इंडिया,
कि टेररिज्म को किसी कंट्री ने इस तरह से यूज नहीं किया जैसे इंडिया ने किया है। तो इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने हाथों हाथ उनको बयान दिया, उनका जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि दुनिया स्टूपिड नहीं है। पाकिस्तान को ऐसा लगता होगा कि दुनिया स्टूपिड है, दुनिया बेवकूफ है, लेकिन पाकिस्तान खुद बेवकूफ है अगर उसे ऐसा लगता है तो, क्योंकि दुनिया को सब दिखता है कि पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। साथ ही उन्होंने हिलेरी क्लिंटन के एक बयान को कोट किया जिसमें हिलेरी क्लिंटन का कहना था कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को ही काटे, किसी ना किसी दिन आपको भी काटेगा। और ये सीधा सीधा सिग्नल था जो अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे चल रहा है, जो पाकिस्तान में अभी टीटीपी के द्वारा किया जा रहा है, कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहे हैं उसको लेके। साथ ही पाकिस्तान की एक और मिनिस्टर हैं, पीपीपी की मिनिस्टर है साजिया मरी, उनके द्वारा न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया इंडिया को कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, फलाना है ये। तो इंडिया की तरफ से बयान दिया गया, इंडिया के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि इंडिया हैज कैपेसिटी टू डील विद एनी थ्रेट, कि हमारे पास हर तरह के थ्रेट से निपटने की जिम्मेदारी है और इंडिया पीछे नहीं हटेगा, ऐसा कुछ होता है तो परेशान मत हो। यूएस की तरफ से बयान आता है कि हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वॉर ऑफ वर्ड्स नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज आई वो है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा अनाउंस किया गया कैंडिडेचर कि इंडिया कैंडिडेट बनेगा यूएनएससी टर्म के लिए 2028-29 में। एस जयशंकर का कहना था कि हम मल्टीलेटरलिज्म को लेके, यूएन पीस कीपिंग को लेके, टेररिज्म को लेके, यूएन में रिफॉर्म को लेके काफी ज्यादा वोकल रहे हैं और हमने काफी ज्यादा काम किया है इसके लिए। और 2028-29 के लिए हम अपने यूएससी टर्म के लिए कैंडिडेचर को घोषित करते हैं। इंडिया अब तक 8 बार यूएनएससी का मेंबर रह चुका है। 2021 जो 22 का टर्म था ये हमारा 8th टाइम था। इससे पहले हम 2011-12 में, एक राणा बाड़े में कई बार रह चुके हैं। और इस टर्म में हमको 2 बार प्रेसिडेंसी मिली थी, 1 अगस्त 2021 में और 1 दिसंबर 2022 में। साथ ही एक और न्यूज थी यूएनएससी की कि रसिया के द्वारा बयान दिया गया, रशिया की तरफ से कहा गया कि इंडिया की जो रेपुटेशन है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, उसको लेके इंडिया को उन्होंने, इंडिया की जो बिड थी परमानेंट मेंबरशिप को लेके, उसको बेक किया। अभी जो P5 कंट्रीज के जो 4 मेंबर हैं, यूएस, यूके, रशिया और फ्रांस, ये इंडिया की बिड को एक्सेप्ट करते हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए। लेकिन एकमात्र ही देश है जो कि नहीं चाहता, वो है चाइना। एक G4 कंट्रीज हैं जिसमें ब्राजील है, जापान है, इंडिया है और जर्मनी है। ये चारों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए। तो देखते हैं इसके लिए क्या होता है। इस तरह से आज की हमारी ये चर्चा समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बहुत जल्दी और दिसंबर के और जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए अनलॉक जीएस एकेडमी को, और इससे रिलेटेड कोई अपडेट है वो आपको अनलॉक जीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।